हुमायूं के बाद अब सत्ता अकबर के हाथों में आ चुकी थी। किस तरह अकबर ने अपना प्रशासन संभाला, उसी के बारे में बात करेंगे आज SNV हिस्ट्री में। अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबर का पूरा नाम था। जब अकबर का जन्म हुआ तब उसके पिता यानी हुमायूं के लिए परिस्थितियां कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह चारों तरफ भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे शेरशाह पड़ा हुआ था। ऐसे में उसको कोई भी पनाह देने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन उमरकोट के राजा राणा प्रसाद ने उसको अपने यहाँ पनाह दी, जहाँ पर जन्म हुआ अकबर का। अकबर जब सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 13 साल थी, सिर्फ 13 साल। और वो जो जगह जहाँ पर अकबर की ताजपोशी की गई उसका नाम है कलनपुर, जो कि आज पंजाब के एरिया में पड़ती है। अकबर को ताजपोशी के लिए जिसने तैयार किया उसमें सबसे बड़ा हाथ था बैरम खान का। अब बैरम खान कौन था उसके बारे में थोड़ी सी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अब अकबर की ताजपोशी तो हो चुकी थी, लेकिन अकबर के पास में जितना राज्य था वह काफ़ी छोटा था। मसलन पंजाब, दिल्ली और आगरा के कुछ एरियाज नक्शे पर देखें तो सिर्फ कुछ इतना सा एरिया दिखता था जो कि अकबर के हाथों में था। अब यहाँ से लेकर ये जो एरिया आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में वहाँ, ये ईस्ट में यहाँ, साउथ में यहाँ और नॉर्थ में यहाँ तक, ये पूरा का पूरा एरिया अकबर ने अपने एक्सटेंट में ले लिया था। किस तरह से लिया उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आइए बात कर लेते हैं बैरम खान के बारे में। वह इंसान जिसने अकबर को इस पोजीशन तक लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब बैरम खान कौन था? यह ट्यूटर साबित हुआ प्रिंस अकबर का। राजकुमार था जब अकबर, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई ट्यूटर था वो कौन था? बैरम खान। पूरी शिक्षा दीक्षा इसी के अंडर अकबर ने ली। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल और फेवरेट भी रहा था हुमायूं का। इसके अलावा ये रीजेंट बना। रीजेंट क्या होता है? जो कि अगर मान लीजिए राजकुमार छोटा हो तो उसको कोई बचाने वाला कोई इंसान होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रीजेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य प्रतिरक्षक। ठीक है, तो वो रीजेंट बना। इसके अलावा एक टाइटल भी इसको दिया गया बाद में, खाने खाना। अब खाने खाना से आप लोग हमेशा एक नाम जो है जोड़ते हैं, वो है अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो अब्दुल रहीम खाने खाना था वो वास्तव में बैरम खान का ही पुत्र था। अब आगे चलते हैं और आइए जानते हैं किस तरह से वॉर्स और एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर का अकबर ने। सबसे पहले बात आती है अफगान्स की। अफगान्स में आदिल शाह जो था नेफ्यू था शेरशाह का, और इसी के अंडर पूरा का पूरा चूनार से लेकर बंगाल तक का एरिया आता था। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी मजबूती थी वो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ ये देख सकते हैं। ये थे हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू। अब ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत नेता थे। कहा जाता है इन्होंने 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी और आज तक कभी भी हारे नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थे, काफ़ी ज़्यादा बहादुर भी थे। और जिस तरह से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी तो कैप्चर कर लिया इन्होंने उसी की तर्ज पर आगरा को, और दिल्ली पर अटैक करने के लिए ये वहाँ से चल दिए। अब दिल्ली पर अटैक करने के लिए जब ये वहाँ से चल दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक युद्ध होना लाजमी था। तो वही हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, 5 नवंबर 1556। यहाँ पे हेमू और मुगल्स की दोनों की जो आर्मीज थी वो आमने सामने आती हैं। हेमू ने काफ़ी बड़ी आर्मी यहाँ पे इकट्ठी की थी, काफ़ी ज़्यादा हाथी भी थे उनकी आर्मी में, और वहीं जो बैरम खान थे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई हेमू से टैकल करने के लिए। और हालांकि हेमू जो थे वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लड़ाई लड़ भी रहे थे, और ये भी कहा जाता है कि वो ऑलमोस्ट जो लड़ाई थी उसको जीतने ही वाले थे, लेकिन तभी जो किस्मत थी वो मुगलों के साथ चली गई। कैसे? क्योंकि एक उड़ता हुआ तीर पता नहीं कहाँ से आता है और हेमू की आंख में लग जाता है। हेमू वहाँ पर अनकॉन्शियस गिर जाते हैं, यानी बेहोश होकर गिर जाते हैं। वहीं अफरा तफरी मच जाती है उनकी सेना में, और पूरी की पूरी सेना अपने जो नेता के पीछे लड़ रही थी काफ़ी बहादुरी से, उसका मेल्ट डाउन हो जाता है। और इस तरह से मुगल जो हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीते आते हैं। इसके बाद में अकबर के लिए काफ़ी और चैलेंजेस थे। जैसे सबसे बड़ा एक चैलेंज यहाँ पे आया इनर पॉलिटिकल चैलेंज। इनर पॉलिटिकल चैलेंजेस में अगर हम बात करें तो बैरम खान और नोबल्स की जो यहाँ पे बातचीत होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैरम खान की। तो 4 साल इन्होंने अपने डायरेक्ट हाथ में ले लिया कंट्रोल। इसके अलावा जो नोबिलिटी थी उसको पूरे के पूरे एम्पायर में, क्योंकि एम्पायर अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, काबुल से लेकर ग्वालियर जौनपुर तक इनका जो एम्पायर था वो अब बढ़ चुका था, तो अब नोवेल्टी के सबसे ऊपर ही आ चुके थे। और जितने भी नोवेल्स थे वो उनको इनकी जो सुप्रीमेसी थी वो पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई भी अगर एक ही इंसान वहाँ तक लगेगा जो कि आपका मतलब राजा भी नहीं है, तो फिर नोवेल्स को ये बात कहीं ना कहीं खटकी।
इसके अलावा अकबर जो थे वो भी अब चाहते थे कि अब जो राजपाट है वो उनके हाथ में डायरेक्टली आए, इसीलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया। उस फरमान में उन्होंने कहा जितने भी ऑफिशियल्स और नोबल्स हैं वो अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। अब ये बात जब बैरम खान को पता चली, तो जब शुरुआत थी इस बात की, तो उन्होंने कोई भाई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, हमारे राजा हैं तो उनको ये काम करना भी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके जो सपोर्टर्स थे बैरम खान के, उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया बैरम खान को। उनके भड़कावे में आकर बैरम खान रिवॉल्ट कर देते हैं, और रिवॉल्ट हालांकि इतना लंबा नहीं चलता और बैरम खान को बहुत जल्दी पेश होना पड़ता है अकबर के सामने और माफ़ी मांगनी पड़ती है। अकबर भी कोई इतना गिला शिकवा इनके लिए लेके नहीं बैठे हुए थे, वो भी इनको आसानी से माफ़ कर देते हैं और इनको ऑफर भी करते हैं कि अगर आपको कोई ऑफिशियल पद यहाँ पे चाहिए हो मेरे राज में तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अब बैरम खान को कहीं ना कहीं यहाँ पर गिल्ट शायद फील हुआ होगा, तो वो कहते हैं नहीं मुझे कोई भी ऑफिशियल पद यहाँ पे नहीं चाहिए और मैं मक्का जाना चाहता हूँ हज के लिए। तो उनको वहाँ पे मक्का भेज दिया जाता है हज के लिए। लेकिन जब वो मक्का जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही जो अफगान नोबल्स होते हैं वो उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद में जो उनकी पत्नी होती हैं वो क्योंकि विधवा हो चुकी होती हैं और इस तरह के आरोप अब बैरम खान पर लग चुके थे, तो फिर उनको सेफगार्ड देने के लिए अकबर उनसे शादी कर लेते हैं। और उनका ये पुत्र था अब्दुल रहीम, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, उसको ये अपने पुत्र की तरह ही वो पालते हैं और उनको पूरा जितना भी यहाँ पे एक राजकुमार की तरह उनकी परवरिश होनी चाहिए थी वो पूरी पूरी वहाँ पे देते हैं। अब बात करें आगे की किस तरह से वॉर्स और एक्सपेंशन हुए, तो ये जो जगह है इसको मालवा कहा जाता था। तो ये जो जगह थी वो बाज बहादुर के अंडर थी। अब इससे पहले क्या था कि क्योंकि बैरम खान थे तो बैरम खान वहाँ पे जनरल थे आर्मी के, तो जब वो नहीं रहे तो अब उनकी जगह पे यहाँ पे आदम खान को जनरल बनाया गया। अब ये आदम खान कौन थे? अकबर की एक फोस्टर मदर थी जिनका नाम था महामंगा, उनके पुत्र थे आदम खान। तो आदम खान को ये हिस्सा दिया गया और उनसे कहा कि आप जाएं और यहाँ पे मालवा को जीत के लाएं। ठीक है, तो उनको आर्मी का जनरल यहाँ पे बना दिया गया था बैरम खान के जाने के बाद में। अब ये बाज बहादुर कौन थे? बाज बहादुर वहाँ के मालवा के राजा थे और म्यूजिक पोइट्री में इनका काफ़ी अच्छा ध्यान था। और इनकी जो रानी थी रूपमती, वो भी काफ़ी अच्छी पोइट थी और अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। 1561 में ये होता है कि जो आदम खान है वो हरा देते हैं बाज बहादुर को, लेकिन बाज बहादुर कुछ दिनों बाद ही इसको रिकवर कर लेते हैं और अपने एरिया पर अपना कब्जा दोबारा से कर लेते हैं। लेकिन अकबर एक और बार उनको हरा देते हैं, लेकिन इस बार उन पर ऐसा नहीं है कि उनको अलग कर दें, उनको एनरोल कर लेते हैं अपने ही जो राज था उसके अंदर एक मनसबदार के तौर पर। अब इसके आगे की कहानी देखें तो आगे की कहानी में आता है गढ़कटंगा। गढ़कटंगा की कहानी को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको देख लेते हैं। तो संग्राम शाह के अंडर थी। संग्राम शाह का जो असली नाम था वो था अमन दास। तो ग्रेट वॉरियर थे, काफ़ी अच्छे ये लड़ाके कहे जाते थे। इन्होंने 52 जो गढ़ थे वो जीते हुए थे, कभी भी नहीं हारे थे, इसीलिए इनको टाइटल दिया गया था संग्राम शाह का। और इन्होंने हेल्प भी की थी, आपको याद हो बहादुर शाह हुमायूं के टाइम पर, तो आपको बहादुर शाह याद होंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था हुमायूं को इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया था, संग्राम शाह ने अपने पुत्र थे दलपत शाह, उनकी शादी चंदेलों की जो एक राजकुमारी थी दुर्गावती, उनके साथ में कर दी थी। अब जब दलपत शाह की लेकिन जो मृत्यु थी वो काफ़ी जल्दी हो गई और उसके बाद में दुर्गावती एक विधवा हो चुकी थी। तो हालांकि ये विधवा हो गई थी, लेकिन दुर्गावती काफ़ी ज़्यादा बहादुर कही जाती थी। कहा जाता था कि कोई शेर वहाँ पे इनके एरिया में आया था तो दुर्गावती को चैन नहीं मिलता था तक उसको मार ना दें। तो इस तरह की वहाँ पे कहानियाँ इनके नाम से प्रचलित हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी। तो उन्होंने, अब इनका जो सन था वो माइनर था, तो तब तक अपने हाथ में जो थी सत्ता की बागडोर संभाली। इसके बाद में जब सन इनका वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको वहाँ पे गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जब ये अकबर यहाँ पे बन जाते हैं तो जो आसफ खान को यहाँ पे भेजते हैं और आसम खान यहाँ पे मुगल्स की तरफ से यहाँ पे प्लंडर करता है, काफ़ी ज़्यादा लूट मचाता है और इस जो एरिया होता है उसको जीत भी लेता है। और जब ये एरिया अकबर के हाथ में आता है तो अकबर चंद्र शाह यानी कि संगम शाह का जो छोटा बेटा था उसको यहाँ पे राजा बना देते हैं, उसको यहाँ पे गद्दी पे बिठा देते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। एक बड़े जो स्टेट था वो था राजस्थान। तो राजस्थान में जो सबसे पहले यहाँ पे अटैक किया गया था वो था चित्तौड़ के ऊपर 1568 में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस जो लड़ाई लड़ी थी जयमाला पट्टा ने, इससे रिलेटेड है। इसके अलावा जो रणथंभौर और बीकानेर और जैसलमेर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि राजपूतों के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे भी अपनी जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, राजपूत इतनी भी यहाँ पे ब्रेवरी से लड़ सकते थे, उन्होंने लड़ा था हर एक युद्ध और काफ़ी रजिस्ट भी किया था। लेकिन एट लास्ट जो था इन्हें सबमिट करना पड़ा और रणथंभौर, बीकानेर और जैसलमेर जो थे तीनों के तीनों यहाँ पे कब्जे में आ चुके थे। लेकिन एक राज्य नहीं आया था कब्जे में, इसका नाम था मेवाड़। अब मेवाड़ क्यों नहीं आया था? क्योंकि इसके जो राजा थे वो कुछ वो थे इनके नाम के आगे महान लगता है, यानी महाराणा प्रताप। आइए देख लेते हैं उनके बारे में, कौन थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और सक्सीड किया था उन्होंने अपने फादर को। उदय सिंह उनके पिता का नाम था और जिनके नाम पर उदयपुर आज सिटी है, वो ही फाउंडर थे सिटी के। और 1572 में इन्होंने
अपने पिता को सक्सीड किया था, तो परसुएट किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि अकबर ने सीधे ही इन पर अटैक कर दिया हो, क्योंकि वो भी जानते थे काफ़ी ग्रेट लीडर हैं, काफ़ी अच्छे लड़ाके हैं, और उनके जो पहले ही यहाँ पे देख सकते हैं आप मानसिंह, भगवंत टोडरमल जैसे जो ब्रेव जो राजपूत लीडर्स थे वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। तो वो जानते थे कि अगर महाराणा प्रताप किसी भी तरह से मुगलों के साथ में आते हैं तो मुगलों की शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अकबर ने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की किसी भी तरह से महाराणा प्रताप को अपने अंडर लाने के लिए, अपने जो उनका एक्सटेंड था उसके अंदर में लाने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महाराणा प्रताप बिल्कुल यार रिजेक्ट थे, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। जब यहाँ पे भेजा गया भगवान दास को उनके पास में, तो उन्होंने भी अपने पुत्र यानी अमर सिंह को यहाँ पे भेज दिया था कि जाइए आप होमेश के लिए और बात करके आइए, वो क्या चाहते हैं, क्या डील होनी चाहिए। लेकिन कोई भी जो डील थी वो नहीं हो पाई, और कोई भी जो एग्रीमेंट था वो फाइनल नहीं हो पाया। इसके बाद में भी काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए अकबर के बिहाफ में, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अटेम्प्ट किए किसी भी तरह से यहाँ पे जो सहमति है बन जाए, लेकिन वो सहमति नहीं बनी। और एट लास्ट एक रिजल्ट आता है हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसके बाद में होता है। मेवाड़ आपको नहीं पता, नक्शे पर आपको भारत के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी के युद्ध में किस तरह से परिस्थितियाँ बनी वो भी देख लेते हैं। ये दोनों ही फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था, अकबर और महाराणा प्रताप। तो अकबर को ये मानना था कि जिस तरह से मैंने बाकी की जो फोर्ट्स वगैरह जीत ली हैं तो हो सकता है इसको जीत लें, क्योंकि देखिए रणथंबोर और चित्तौड़ और जैसलमेर, बीकानेर, इनके भी जो किले थे काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। लेकिन यहाँ पर किले के साथ में मेवाड़ जो था वो आसान नहीं पड़ा, क्योंकि मेवाड़ में उदयपुर की हिल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। इसके अलावा जो महाराणा प्रताप है उनको साथ मिला जो हाकिम खान सूर था और जो भील जनजाति थी उन सभी का। तो ये कुछ यहाँ पे पॉजिटिव्स रहे महाराणा प्रताप के लिए, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं रहा मेवाड़। और हालांकि अकबर ने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर जो था महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ करते रहे थे। लेकिन जो राजपूत थे उस समय, तो राजपूत जो थे वो महाराणा प्रताप के साथ में नहीं थे, क्योंकि राजपूत को अगर आप देखेंगे तो अकबर ने अपने जो एरिया में आगे भी हम देखेंगे जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम पोस्ट पर यहाँ पर राजपूत रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका रिलेशन था अकबर के साथ में, तो वो उसको बिगाड़ना नहीं चाहते होंगे किसी भी तरह से। और इसीलिए लेकिन तब भी अपने अकेले के दम पर महाराणा प्रताप ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे साहस दिखाया था। आइए देखते हैं आगे। और यहाँ पे अगली बात आती है एक और प्रदेश की, इसका नाम है गुजरात। तो गुजरात में आपको याद होगा मिर्जा हाकिम हुमायूं के टाइम पर जिसने रिवोल्ट किया था, तो वो यहाँ पे आके छुपा हुआ था। अकबर को ये मिलता है कि इतना बड़ा एरिया है, ये छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरह से गुजरात। उनके आते ही यहाँ पे अहमदाबाद जो है वो सरेंडर कर देता है। इसके बाद में अटैक करता है वो भरूच पर, बड़ौदा को जीत लेता है, सूरत को जीत लेता है। गल्फ ऑफ कैम्बे है, यहाँ पे आके वो पहली बार समुद्र को देखता है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है पुर्तगाली लोगों से। इसके बाद में मिर्जा हाकिम है उसकी यहाँ पे हत्या कर दी जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहता है मानसिंह और भगवान दास, जो कि भगवान दास अंबर के राजा थे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं अगला प्रदेश कौन सा था। तो अगला प्रदेश था यहाँ पे बंगाल। बंगाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया था और अब भी अफगानों के अंडर ही था ये। अब बंगाल में ये थे दाऊद खान। दाऊद खान वैसे तो कहते थे कि मैं अकबर के अंडर ही काम कर रहा हूँ, यानी मैं मुगलों के अंडर ही काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप याद करें हुमायूं के लिए शेरशाह सूरी भी यही कहता था कि मैं आपके अधीन ही तो काम कर रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पूरी राइवलरी यहाँ पे खड़ी हो गई और किस तरह से हुमायूं को वहाँ से गद्दी से हटा दिया गया और शेरशाह सूरी खुद वहाँ पे राजा बन गया था। तो ये कुछ बातें थी जो अकबर के दिमाग में चल रही थी, और इसी तरह के कुछ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू जो थे बने हुए थे अफगान की जो राइवलरीज उन्होंने की थी हुमायूं के साथ में, उसकी वजह से। तो इस बार क्या किया अकबर ने कि वो यहाँ पे उड़ीसा तक आया। इस एरिया में तो उड़ीसा तक जीत लिया, लेकिन यहाँ पे आके ये जो पटना था यहाँ पे आके रुक गया। अगर आपको याद हो तो जब भी यहाँ पे लड़ाई हुई थी पिछली बार, यहाँ पर बुला लिया था हुमायूं को, और इसके बाद में इसको दोनों तरफ से घेर लिया था, यानी यहाँ से भी और यहाँ से भी इसको दोनों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था उनकी आर्मी के लिए, हुमायूं की आर्मी के लिए, ज़्यादातर पूरी आर्मी उनकी खत्म हो गई थी। लेकिन अकबर को इस बात का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ये पटना तक का एरिया जो था यहाँ तक का पूरा ये जीत लिया, और यहाँ से फिर वो वापस चले गए थे आगरा। आगरा जब वो चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद आते हैं यहाँ पे पूरी अपनी छावनी बना देते हैं वो पहले यहाँ पे। इसके बाद वो यहाँ पे अटैक करते हैं, और इसके बाद में जो है जब दोबारा आते हैं तो यहाँ पे दाऊद खान को हरा देते हैं और पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पे जो अफगान का जो एम्पायर था उसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं आगे और बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट एरिया की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है भारत के लिए, और बाबर के आने के बाद में हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी हुई थी, लेकिन हुमायूं क्योंकि अब नहीं रहे थे तो फिर से यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन चुकी थी, क्योंकि हुमायूं के टाइम पे अब ऐसा हो चुका था कि एरिया दूसरे लोगों के साथ में जा चुका था। और दूसरी बात जो थी यहाँ पे नए नए दुश्मन, जैसे कि यहाँ पे अब्दुल्ला खान उज्बेक जो थे, ऐसे भी यहाँ पे अपनी जो जगह थी वो बनाने लगे थे। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो चुका था अकबर के लिए कि इस एरिया को सिक्योर करें। तो यहाँ पे पहले मिर्जा हाकिम थे, उनके लिए चेक करने के लिए उन्होंने मानसिंह और भगवान दास को भेजा था। तो देख रहे हैं आप किस तरह से भगवान दास और मानसिंह हर एक चीज़ में आपको मिलेंगे, तो कितने ज़्यादा बहादुर रहे हैं राजपूत लीडर्स और किस तरह से उन्होंने काम किया है। तो इस एरिया में जब अनरेस्ट बढ़ गया था तो उसको टैकल करने के लिए बीरबल भी गए थे। बीरबल की उन्हीं युद्धों के दौरान यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकबर नहीं गए थे, अकबर भी गए थे। मानसिंह और
भगवान दास को हालांकि उन्होंने आगे भेजा था, लेकिन अकबर जो थे वो यहाँ लाहौर पर रुक गए थे और मानसिंह को यहाँ से आगे भेजा था। अब वो यहाँ रुके इसीलिए थे क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी आएगा पीछे से तो वो इसी एरिया से आता जो कि कोई उज्बेक होता, तो उनको टैकल करने के लिए अकबर यहाँ पर रुके और 1598 तक वो यहाँ पर रुके ही रहे, जब तक कि मृत्यु नहीं हो गई अब्दुल्ला खान उज्बेक की। जब उसकी मृत्यु हो गई तब वे आए वापस यहाँ पे आगरा के लिए, तब उन्होंने आके अपना जो एम्पायर था वापस यहाँ से राज करना शुरू किया था। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे जो कह सकते हैं एक्सपेंशन यहाँ पे किए गए, जैसे कि मानसिंह ने काफ़ी ज़्यादा एरियाज जीत लिए थे, जैसे उड़ीसा था, कूच बिहार इनको भेजा गया था। कूच बिहार अगर आपको नहीं पता ये रहा, तो ये जो कूच बिहार था बंगाल का, यहाँ पे भी इनको भेजा गया था। ढाका इन्होंने जीत लिया था। और जो मिर्ज़ा अजीज़ थे, मिर्ज़ा अजीज़ कोका इनका नाम था, तो उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया जीत लिया था। जो काठियावाड़ का एरिया है यहाँ पर गुजरात के अंदर, वो काठियावाड़ का एरिया यहाँ पे जीत लिया था। और इसके अलावा जो मुनीम खान थे उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया था इस एरिया के लिए, डेक्कन के एरिया के, तो उन्होंने भी यहाँ पे जो एरिया थे वो जीते थे। और इसीलिए आपको ये नक्शा दिख रहा है, वहाँ पे आपको ब्राउन कलर का एरिया पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपको एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया आपके अकबर के जो अधीन था वह आ चुका था, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे लीडर्स थे, इतने अच्छे ज़्यादा इनके पास में लड़ाके हो चुके थे पूरे भारतवर्ष से। कहीं से भी इनकी एक ऐसी पॉलिसी थी कि कहीं भी कोई भी अच्छा लड़ाका है तो कोशिश ये करते थे कि किसी भी तरह से मेरी साइड में हो जाए। और ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत से राजा हमने इतिहास में देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयों में यकीन रखते थे, ये कुछ इन राजाओं में से थे जो कि संधियों में भी बिलीव करते थे, क्योंकि वास्तव में अच्छी लड़ाई वही होती हैं जो कि आप बिना लड़े जीते जाएं, उससे अच्छी लड़ाई कोई और हो ही नहीं सकती। तो ये तो रहे इनकी वॉर्स एंड एक्सपेंशन की बात, लेकिन आपके एग्जाम के लिए कुछ और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट एंड कल्चर किस तरह से रहे थे। उन सभी के बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।